नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल वर्ब्स को लेकर के उपस्थित हूँ। जी हाँ, ये मॉडल वर्ब्स इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, खासतौर से जो अभी आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, इन दोनों ही परीक्षाओं में इससे 2-4 सवाल होते ही होते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन भी होता है, तो आपको आज सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो अंत तक आप बने रहिए। हम बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या है। ये मॉडल वर्ब्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? दरअसल ये ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और ऑक्सिलरीज की संख्या टोटल अगर देखी जाए तो 24 है। इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो खास तौर से हम बिना जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज को अगर हम जाने तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम जानते हैं, इनकी संख्या है 11। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनकी कुल संख्या है 11 और प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 है। पहला है बी, डू और हैव, और इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और इनकी कुल संख्या 11 है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो जिनकी जिनकी संख्या 3 है, ये कौन कौन से हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इनकी संख्या जो है, जिसमें है वर्ब फॉर्म्स, तो वर्ब बी का जो फॉर्म होता है यानी रूप, इसकी संख्या 5 है, इज, एम, आर, वाज और वेयर। उसके बाद है डू। तो डू का फॉर्म होता है डू, डज और डिड। तीसरा है हैव। तो इसके जो रूप होते हैं वो 3 हैं, हैज, हैव, हैड। ये अगर हम देखें तो वर्ब टू बी के 5, वर्ब टू डू के 3 और वर्ब टू हैव के 3। तो ये 3 3 6 और 5 11। तो इस तरीके से ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनकी कुल संख्या 11 हुई। अब हम ये जानते हैं कि इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों कहते हैं। दरअसल प्राइमरी ऑक्सिलरीज इनको कहते हैं, इसका कारण ये है कि इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज और इनका हेल्पिंग और मेन वर्ब की तरीके से कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में मैंने पिछले लेसन में पूरा डिटेल से इसके बारे में हमने बताया हुआ है। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने इसके बारे में बता दिया था, तो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जिनका अगर छूट गया हो तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखें। अब बारी आती है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तो हम अब जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है और इनको मॉडल ऑक्सिलरीज का नाम क्यों दिया गया। दरअसल मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, इनका नाम दिया गया आधुनिक अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स को एनोमलस फाइनाइट्स या स्पेशल फाइनाइट्स या मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स कहा जाता है। इन्हें 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं होता है और नॉट जो है वो सीधे आकर जुड़ता है। बाकी किसी के साथ ये चीज नहीं है। बाकी के साथ अगर नॉट लगाना होगा तो डू, डज का प्रयोग करना पड़ता है, डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। पर ये जो मॉडल्स होते हैं, इनके साथ नॉट डायरेक्ट लगता है, इनके साथ नॉट डायरेक्ट लगता है, इसलिए इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मॉडल का मतलब क्या होता है। प्रश्न है कि इन्हें मॉडल क्यों कहा जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि इन्हें मॉडल हम क्यों कहते हैं। दरअसल मॉडल का कारण ये है कहने का
कि इनसे वर्ब के मूड का मतलब होता है अवस्था या भाव, तो इससे वर्ब के मूड का पता होता है, बोध होता है, और मूड का ही दूसरा नाम मोड होता है। इसी मोड या मूड को व्यक्त करते हैं ये मॉडल वर्ब्स, और यही कारण है कि इनको हम मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम जानेंगे डिटेल्स में कि ये मॉडल्स कितने हैं। तो मॉडल्स की अगर हमें संख्या जाननी हो तो इनकी संख्या कुल अगर देखा जाए तो ये मॉडल कौन कौन से हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, यानी इनकी कुल संख्या जो है वो 13 है। अब मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या है 11, यानी बी, डू, हैव, ये तीन मिलाकर के 11, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनकी संख्या 13 है। तो कुल मिलाकर के 13 प्लस 11 यानी 24 ऑक्सिलरीज हैं टोटल। मॉडल्स ऑक्सिलरीज में 24 हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज में 3 हैं, और वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू, ये 3 11 हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज में 13 हैं। अब हम जानेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं। क्यों जो मॉडल वर्ब्स है इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, हम अब इसके बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये मॉडल का फीचर ऑफ मॉडल वर्ब्स क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात और विशेषता जो है वो ये है मॉडल के बारे में कि इनका प्रयोग जो है वो हम सदा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के साथ करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें रवि कैन डांस, इसमें कैन मॉडल वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, और डांस मेन वर्ब है। अगर हम डांस को हटा दें तो अकेला कैन का कोई मतलब नहीं होता है, और अगर कैन को हटा दें तो रवि डांस, यहां पर रवि के हिसाब से डांस फिट नहीं बैठता है, क्योंकि रवि सिंगुलर है, या तो प्लूरल फॉर्म में होगा तो डांस्ड होगा, नहीं तो डांसेज होगा। तो ये कैन जो है आकर के इसमें मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है, इसके मूड फॉर्मेशन में ये मदद कर रहा है। तो ये हमने देखा कि ये इसका पहला हमें जानकारी मिला, इसमें इसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है कि ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आते हैं और मेन वर्ब की मदद करते हैं। दूसरा है मॉडल वर्ब्स के बाद मेन वर्ब्स के पहले टू नहीं लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल कैन आई यूज योर पेन, ये सही है कहना, लेकिन कैन आई टू यूज योर पेन हम नहीं कहते हैं। कैन आई टू यूज योर पेन हम नहीं कहते हैं, ये जानना जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं मॉडल वर्ब में एस नहीं लगता है, ये तीसरा लक्षण है इसका। जैसे जॉन कैन प्ले क्रिकेट, हम जॉन कैन्स प्ले क्रिकेट नहीं कह सकते हैं, यानी मॉडल वर्ब में एस का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे हम जानते हैं मॉडल वर्ब्स में डू का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हम ये नहीं कह सकती डू यू कैन टेल मी, यानी मॉडल का अगर प्रयोग हो रहा हो सेंटेंस में तो उसमें हम वर्ब टू डू का प्रयोग नहीं करते हैं। पांचवा लक्षण है इसका, मॉडल वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल आई मस्ट डू, आई मस्टिंग डूइंग हम नहीं डू नहीं कहेंगे, यानी मॉडल वर्ब जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसका पांचवा लक्षण है। छठा है मॉडल वर्ब्स में ईडी नहीं लगता, यानी यू मे कम हम कहते हैं लेकिन यू मेड गो हम नहीं कह सकते, यू मेड कम भी हम नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मेन वर्ब में डी या ईडी लगता है उस तरीके से हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरीज में डी या ईडी लगा करके इसका हम इरेगुलर फॉर्म नहीं बना सकते। और छठा है, तो ये 6 लक्षण हो गए। अब हम मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इसका मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होने से क्या क्या पता चलता है। तो ये मेन वर्ब के साथ आकर के
इनसे अनुमति, सुझाव, प्रतिज्ञा, भावना, कर्तव्य इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। तो अब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे कि ये किस तरीके से हमें मदद करते हैं और कैसे इनसे यूजेज ऑफ मॉडल्स क्या है। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अभी यहाँ पर यूजेज ऑफ मॉडल्स, तो सबसे पहले यूजेज ऑफ मॉडल्स अगर हमें जानना हो तो हम जानेंगे कि ये जो अभी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मॉडल्स की जो संख्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूं। सबसे पहला है कैन। तो कैन का अर्थ होता है सकना और इसका नेगेटिव फॉर्म होता है कैन नॉट और शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। इसी तरीके से कुड, कुड का नेगेटिव फॉर्म होता है कुड नॉट और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट। मे का नेगेटिव फॉर्म होता है मे नॉट और एक ध्यान देने वाली बात है कि मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए मैंने वहां ट्रिपल एक्स लगाया है। यानी आप कैन नॉट कह सकते हैं, कैंट कह सकते हैं, कुड नॉट कह सकते हैं, कुडंट कह सकते हैं, मे नॉट तो कह सकते हैं पर मेंट नहीं कह सकते, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। इसी तरीके से माइट, माइट का नेगेटिव फॉर्म होता है माइट नॉट और शॉर्ट फॉर्म होता है माइटंट। उसी तरीके से शैल, शैल का अर्थ होता है गी और इसका नेगेटिव फॉर्म शैल नॉट होता है और शॉर्ट फॉर्म शैंट होता है। शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए और इसका नेगेटिव फॉर्म शुड नॉट होता है और शॉर्ट फॉर्म शुडंट होता है। फिर विल, विल का अर्थ गागेगी होता है और इसका नेगेटिव फॉर्म विल नॉट होता है और शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। इसी तरीके से हम जानेंगे वुड, वुड का नेगेटिव फॉर्म वुड नॉट होता है और शॉर्ट फॉर्म वुडंट होता है। इसी तरीके से मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए और इसका शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होता है मस्ट नॉट और शॉर्ट फॉर्म होता है मस्टंट। ऑट टू का नेगेटिव फॉर्म, ऑट का भी अर्थ होता है चाहिए, शुड का भी अर्थ होता है चाहिए और ऑट का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन शुड से ऑट टू ज्यादा जोरदार होता है और ऑट टू का नेगेटिव ऑट नॉट टू होता है और शॉर्ट फॉर्म होता है ऑटंट। तो अब हम इन सारे मॉडल्स का वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यूज किस तरीके से करते हैं, अब हम इसको जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि ये कैन का, तो सबसे पहले कैन, इसका हम विस्तारित रूप जानेंगे कि ये कैन क्या है। कैन से दरअसल कैन का प्रयोग किस किस अर्थ में हम लोग कर सकते हैं। तो कैन का पहला प्रयोग जो होता है वो हम कर सकते हैं अनुमति मांगने के अर्थ में, यानी परमिशन शो करना हो तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, परमिशन का भाव जानने के लिए। दूसरा इसका प्रयोग होता है एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी बताने के लिए, यानी सामर्थ्य या शक्ति व्यक्त करने के लिए। तीसरा है ऑफर या प्रस्ताव। चौथा है पॉसिबिलिटी या संभावना और पांचवा है कैन नॉट, इससे इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना व्यक्त करने के लिए। मैं कैन नॉट के बारे में भी विस्तार से आपको सबसे अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रयोग में एक एक एग्जाम्पल से हम इसके बारे में जानेंगे कि इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला परमिशन के लिए अगर आप देखें तो इसका प्रयोग होता है कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं या क्या मैं आपका कलम प्रयोग में ला सकता हूं। आप यहाँ अनुमति मांग रहे हैं, आपको अगर किसी की सामान का प्रयोग करना है तो आप उसे अनुमति मांग सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रयोग करते हैं कैन आई यूज योर पेन। दूसरा मैंने शुरू में ही बताया था और पिछले लेसन में भी बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल जो होता है ये न केवल मोड फॉर्मेशन में होता है बल्कि शॉर्ट आंसर देने में भी प्रयोग होता है। तो यदि अगर हमें किसी को एफर्मेटिव सेंस में यानी एफर्म करना हो कि हाँ यस आप मेरे कलम का यूज कर सकते हैं, तो हम शॉर्ट में उसको जवाब दे सकते हैं यस यू कैन। अगर हमें मना करना हो या अनुमति नहीं देनी होगी तो हम कहेंगे नो यू कैन नॉट, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से अभी हम जानते हैं एबिलिटी के बारे में, यानी क्षमता। अगर हमें क्षमता दिखाना हो पावर या कैपेसिटी तो हम इसका कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ हम कहते हैं
सीता कैन सिंग एंड डांस, यानी सीता गा सकती है और नाच सकती है। तो ये इसका पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए या पावर दिखाने के लिए इसका प्रयोग हुआ। इसके बाद हम जानते हैं ऑफर। तो ऑफर अगर हमें देखना हो तो ऑफर का कैन आई हेल्प यू राम, राम क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, यानी हम किसी को अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दे रहे हो या ऑफर दे रहे हो तो फिर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना में क्या होता है तो इसका भी हम प्रयोग देख लेते हैं। इट कैन बी ट्रू, मतलब हुआ ये सच हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि हाँ ये खबर सच हो सकती है। कोई बात हो, आपको अगर उस पर विश्वास नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना है ये। और कैन से कैन नॉट जो है इसका प्रयोग हम लोग इम्पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल शी कैन नॉट सॉल्व दिस सम, इसका मतलब हुआ वो इस सवाल को नहीं बना सकते, यानी इस सवाल को सॉल्व करने में वो असमर्थ है, वो इस सवाल को नहीं बना सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये किस तरीके से हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल अलग अलग हमने अभी देखा है। तो अब हम कैन के बारे में जानेंगे। कैन का प्रयोग हमने विस्तार से जाना, अब हम जानेंगे कुड के बारे में कि कुड का क्या प्रयोग है। तो कुड का प्रयोग अगर हमें जानना हो तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, ये पहला इंफॉर्मेशन हमें आपकी स्क्रीन पर है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, ये पहला है। तो चलिए हम पहले इसका प्रयोग देख लें कि कैन का पास्ट के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल जब हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई कैन स्पीक, तो यहां आई कैन स्पीक प्रेजेंट टेंस में है। जब ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो ये कहता है ही सेड ही कुड स्पीक, ही सेड ही कुड स्पीक। तो यहां हमने इसको इस तरीके से चेंज किया, ही सेड दैट ही कुड स्पीक। तो यहां कैन जो है ये कैन कुड में बदल गया, यानी कैन का इस्तेमाल कुड के रूप में अगर पास्ट में करना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र अनुरोध। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध करना हो या फिर कोई विनम्र प्रश्न पूछना हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रयोग देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, कुड आई यूज योर पेन। अगर हमें किसी से उसके लिए रिक्वेस्ट करना हो कि क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं तो हम कहते हैं कुड आई यूज योर पेन। अगर किसी से कोई विनम्रता पूर्वक सवाल पूछनी हो, कुड यू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप मुझे सच्चाई बताएंगे, तो ये विनम्र सवाल है। अगर हम विनम्रता पूर्वक ना पूछें तो कोई हमें क्यों बताएगा। हमें कोई ऐसी चीज जानकारी है लेनी जरूरी है जो अगले व्यक्ति को मुझे लगता है कि पता है, और अगर उससे हम विनम्रता से नहीं पूछेंगे तो वो हमें इस सवाल का जवाब नहीं देगा। इसी तरीके से हम जानते हैं पास्ट एबिलिटी, यानी पहले की कोई क्षमता बतानी हो तो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्पीक संस्कृत व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, यानी मैं जब कॉलेज में था तो मैं संस्कृत फ्लुएंटली बोल सकता था। तो यहां हम अपनी बीती हुई किसी क्षमता को अगर बताना हो उसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से सजेशन यानी सुझाव देने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वी कुड राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, यानी हमें प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना चाहिए। माना कि कोई समस्या है जिसका समाधान अगर प्रिंसिपल के पास पत्र लिखने से हो सकता है तो हम इसका प्रयोग उस रूप में कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कुड का प्रयोग। तो चलिए हम कुड का प्रयोग को समझ गए डिटेल से। अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले चीज के बारे में हम जानेंगे थोड़ा डिटेल से। तो हमने कैन और कुड का प्रयोग देखा, अब हम जानेंगे मे के प्रयोग के बारे में। तो चलिए हम मे का प्रयोग जान लेते हैं कि मे का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं। तो मे का प्रयोग जो होता है ये होता है परमिशन, यानी अनुमति मांगने के लिए। दूसरा है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए।
तीसरा प्रयोग हम करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी यानी भूतकालिक संभावना व्यक्त करने के लिए। चौथा इसका प्रयोग हम करते हैं इच्छा या आशीर्वाद या मनोकामना व्यक्त करने के लिए। और इसका पांचवा जो प्रयोग है वो है ऑफर या प्रस्ताव देने के लिए। तो हम इनकी भी एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मे का प्रयोग अनुमति देने के अर्थ में किस तरीके से होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, यहां हम मे के बारे में अगर जाने तो मे आई कम इन सर, अनुमति मांगने के अर्थ में, क्या मैं महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं, हम आने के लिए अपने महाशय से अनुमति चाहते हैं। दूसरा, मे आई कॉल यू ऑन फोन, क्या मैं आपको फोन कर सकता हूं, इसके लिए आप अनुमति। तो पहला प्रयोग हमने देखा कि मे का प्रयोग अनुमति मांगने के अर्थ में होता है। दूसरा अब हम जानेंगे पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए। तो संभावना में जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बारिश हो नहीं रही है, अभी बादल को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी संभावना है कि बारिश हो, तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी कोई ऐसी क्षमता जो पहले मेरे पास थी उसको बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। जैसे ही मे हैव मिस्ड द बस, शायद उसकी बस छूट गई होगी इसीलिए वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है या नहीं आ पाया। यानी ये बस छूटने की संभावना, तो भूतकालिक संभावना जो बीत चुकी है उसको भी हम व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ही मे हैव मिस्ड द बस। अगर हमें जानना हो इच्छा और आशीर्वाद, तो इच्छा और आशीर्वाद का भी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मे द किंग लिव लॉन्ग, यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि राजा दीर्घायु हो, तो ये हमारी इच्छा है कि हमारा राजा दीर्घायु हो। दूसरा, मे योर ड्रीम कम ट्रू, ये मेरा आपको आशीर्वाद है और आपके लिए मेरी इच्छा और आशीर्वाद दोनों है कि आपके सपने सच हों। अगर आपने कोई सपने देखे हैं तो भगवान आपकी आपकी इच्छा पूरी हो। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो हम इसको भी व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ऑफर देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको भी देखते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो अभी आपने देखा कि ये मे के अलग अलग प्रयोग, तो हर एक मॉडल कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने में, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है और इसमें मटेरियल इतना है कि आपके एग्जामिनेशंस को कवर करने के लिए ये सफिशिएंट है। अब हम जानेंगे मे का पास्ट जो माइट होता है, इसका प्रयोग हम जानेंगे। तो सबसे पहला तो बात यह है कि माइट क्या है। तो मे का पास्ट टेंस होता है माइट, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। मे का पास्ट होता है माइट। दूसरा, पोलाइट परमिशन यानी विनम्र अनुमति प्राप्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए यहां, तो यहां यू सेड he may be at home, you said he may be at home। तो हम यहां, ये डायरेक्ट नरेशन है, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये मे माइट में चला गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो you said that he might be at home, तो यहां मे का पास्ट यूज माइट के रूप में जो हुआ ये हमने देखा यहां पर। दूसरा है पोलाइट परमिशन यानी विनम्र अनुमति के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज फॉर एग्जांपल, माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं। तो उस अर्थ में पोलाइट परमिशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा अगर हम देखें अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए, तो अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है कि आई माइट हैव अ कोल्ड। अब ये अनसर्टेन है, मुझे हुआ क्या, एक
अनसर्टेनिटी जैसी है, पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन लगता है, संभावना ऐसी है कि शायद मुझे कहीं ठंड न लग गई हो, ठंड न लग गई हो, इसका अर्थ ये हुआ। तो हम इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जानना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे शैल का प्रयोग। तो चलिए हम शैल का प्रयोग देखते हैं कि शैल का क्या यूज है। तो सबसे पहला कि फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर इसका हम प्रयोग करें तो वहां डिटर्मिनेशन, कमांड मतलब दृढ़ निश्चय या आज्ञा दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और पोलाइट ऑफर या विनम्र प्रस्ताव देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल्स में अभी जानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, शैल आई प्ले, आई शैल प्ले, आई शैल प्ले यानी मैं खेलूंगा। तो यहां हम इसका सिंपल फ्यूचरिटी शो कर रहा है, सामान्य भविष्य, मेरे द्वारा ये काम होने वाला है। दूसरा, वी शैल गो टू मार्केट यानी हम लोग बाजार जाएंगे। तो हम बाजार जाने के अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी सिंपल फ्यूचरिटी शो करने के लिए। दूसरा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब इसका प्रयोग होता है तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हम इसको जानेंगे अभी। तो पहला है ही शैल गो, इसका अर्थ हुआ उसे जाना होगा। आई कमांड ही विल हैव टू गो, इसका अर्थ यहां पर ये होता है उसे जाना ही होगा। इसका अर्थ यही हुआ, उसे जाना ही होगा। तीसरा, ही शैल हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी होगी। उसका दृढ़ इच्छा, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो मेरी मदद करेगा, उसने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये आज्ञा, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है पोलाइट ऑफर यानी विनम्र प्रस्ताव देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, शैल आई मेक यू सम शैल आई मेक यू सम कॉफी, क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी बना दूं। और तीसरा है शैल आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। तो ये विनम्र प्रस्ताव अगर किसी को हमें देना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमने देखा अभी शैल का प्रयोग। आगे हम जानेंगे शुड का प्रयोग। तो शुड के प्रयोग के बारे में है कि शुड का प्रयोग हम कब करते हैं, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। और पहला तो ये शैल का अगर पास्ट बनाना हो तो शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ हुआ कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, यानी या तो आभार प्रकट करना हो या ड्यूटी का भाव प्रकट करना हो। तीसरा है एडवाइस, सलाह लेने या देने के लिए। चौथा है पॉसिबिलिटी या संभावना व्यक्त करने के लिए। पांचवा है ऑफर या प्रस्ताव देने के लिए। और छठा है वार्निंग यानी चेतावनी या धमकी देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हम यहां पर जानेंगे इसके बारे में कि शैल का पास्ट टेंस के रूप में अगर प्रयोग करना हो, जैसे आई सेड आई शैल गो टू मार्केट। तो जब इसका हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो आई सेड दैट आई शुड गो टू मार्केट हो गया। उसी तरीके से ऑब्लिगेशन, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बेबी, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बच्ची का ख्याल रखें। एडवाइस या सलाह देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेज, यानी हम यहाँ किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। या यू शुड टेक मेडिसिन डेली, आपको प्रतिदिन दवा लेनी चाहिए।
आपको प्रतिदिन दवा लेनी चाहिए। तो ये हुआ। उसके बाद हम जानेंगे संभावना व्यक्त करने के लिए। तो संभावना व्यक्त करने के लिए हम इसका कौन सा प्रयोग करते हैं? दे शुड विन द रेस, यानी वे लोग इस दौड़ को जीत सकते हैं, इसकी संभावना है। तो संभावना प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ऑफर अगर देना हो तो भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, शुड आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ढो दूं? तो यहां ऑफर दिखाने के लिए शुड का प्रयोग किया गया। अब है वार्निंग, चेतावनी या धमकी देने के लिए, थ्रेट देने के लिए। तो इसका भी हम प्रयोग जरा सा देख लें। इफ यू मेक अ नॉइज यू शुड बी पनिश्ड, अगर आपने शोर किया तो आपको दंडित किया जाएगा, यानी आपको सजा मिलेगी। तो यहां हमने देखा कि ये संभावना व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे विल का प्रयोग। तो विल का यूज कहां कहां हम करते हैं ये पहले हम जानेंगे। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी यू, ही, सी, इट, दे के साथ सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए। तो सिंपल फ्यूचरिटी। दूसरा है फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल का प्रयोग किया जाए, यानी आई वी के साथ, तो विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या थ्रेट, यानी इच्छा, दृढ़ निश्चय, धमकी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट का भी अगर हमें किसी से विनम्र अनुरोध करना हो तो उसके लिए भी विल का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विल के सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए इसका प्रयोग। तो सबसे पहला जो चीज है वो हम यहां पर देख रहे हैं, इट विल रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है। ये सिंपल फ्यूचरिटी शो करता है। और यू विल प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलेंगे, ये भी सिंपल फ्यूचरिटी को शो करता है। अब हम जानेंगे थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग क्या क्या चीज हमें दिखलाता है। जैसे आई विल डू माई जॉब एट नाइट, ये मेरी इच्छा है, विल है, डिजायर है कि मैं अपना मैं नाइट जॉब करूंगा। तो कोई भी रात में तो सोना चाहता है, लेकिन उस समय अगर कोई काम करना चाहे तो ये बिना इच्छा के संभव नहीं है। दूसरा, आई विल इनवाइट यू, मतलब मेरा वादा है मैं आपको जरूर निमंत्रित करूंगा, ये प्रॉमिस बताने के लिए। आई विल पनिश यू, धमकाने के अर्थ में होता है, मैं तुम्हें सजा दूंगा निश्चित रूप से। आई विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आई एम कन्फर्म 100%, हर हाल में मैं पास करूं या ना करूं, मैं परीक्षा तो दूंगा ही दूंगा, ये मेरा फर्म डिटर्मिनेशन है। तो ये आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन शो करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। आगे, विल यू हेल्प मी, ये अनुरोध दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विल का प्रयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब विल के बाद हम जानेंगे वुड का प्रयोग। तो सबसे पहला बात तो ये होता है कि विल का पास्ट टेंस होता है वुड, और इसका प्रयोग रिक्वेस्ट या ऑफर यानी निवेदन या प्रस्ताव देने के लिए होता है। और तीसरा है पोलाइट क्वेश्चन, यानी विनम्र प्रश्न पूछने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके अब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखिए विल का वुड में कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो वुड का एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो, ही सेड ही विल सिंग ए सॉन्ग, ये डायरेक्ट नरेशन में है। जब हम इसका पास्ट बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए ये भी पास्ट में विल का वुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड सिंग ए सॉन्ग, तो ये हमने विल का वुड के रूप में पास्ट टेंस में प्रयोग देखा। दूसरा है कि रिक्वेस्ट या ऑफर करने के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज, तो आप यहां किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए ये
वुड का प्रयोग आप देख रहे हैं कि ये मिसलेनियस यूज ऑफ रिक्वेस्ट जो है यहां हम आप देख रहे हैं वुड का प्रयोग। वुड यू लाइक मोर कॉफी? आप किसी को अगर निवेदन कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, क्या आप और कॉफी लेंगे? यानी एक कप हमने दिया था खत्म हो रही, थोड़ा और ले लें। तो जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना होता है या ऑफर करना होता है तो भी वुड का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमें किसी से कोई पोलाइट क्वेश्चन पूछना है, एज फॉर एग्जाम्पल वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ये है विनम्र आग्रह। यानी क्या आप, आग्रह भी है और प्रश्न भी है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? तो पोलाइट क्वेश्चन अगर हमें किसी से पूछना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं और इसे पोलाइटनेस का बोध होता है। आगे हम जानेंगे मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट के प्रयोग को हम देखते हैं। मस्ट का प्रयोग होता है, पहला तो ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता शो करने के लिए, दूसरा है इमीडिएट नेसेसिटी यानी तात्कालिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति के लिए, चौथा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करने के लिए, संकल्प को व्यक्त करने के लिए, चौथा है रिकमेंडेशन यानी सिफारिश के लिए, और पांचवा है एम्फैटिक एडवाइस या जोरदार सलाह के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग करना होता है। अगर जोरदार सलाह देना हो तो मस्ट नॉट, और प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी यानी संभावना व्यक्त करनी हो तो उसके लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे मस्ट का प्रयोग, यहां पर हम जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द पीपुल मस्ट कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। यहां ये चीज हमें बता रहा है कि लोगों को हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ये एक ट्रैफिक रूल है और इसका पालन हर हाल में करना चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। तो ये ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता को बताने के लिए है कि पीपुल मस्ट कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, उन्हें बाएं तरफ से ही चलना चाहिए। ये बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है। अगर आप दाहिने साइड से चलेंगे तो आपको ट्रैफिक नियम के तहत सजा भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। दूसरा है यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का बात मानना चाहिए यानी बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ऑब्लिगेशन मोरल भी होता है, कभी भी बड़ों से मुंह नहीं लगाना चाहिए, उनका कहा हुआ नहीं टालना चाहिए। ये बताने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, आप निश्चित रूप से अपने बड़ों का अनुपालन, आज्ञा का पालन किया करें। अब देखिए इमीडिएट नेसेसिटी दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस एज गिवन टू यू, आपको जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन अभी आप हर हाल में करें, आपको करना ही चाहिए। तीसरा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, आई मस्ट विन द रेस, नो वन कैन डिफीट मी। अब यहां दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है कि मैं तो हर हाल में दौड़ूंगा, दौड़ में भाग लूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता और दौड़ने के लिए मैं कृत संकल्प हूं, हर हाल में मैं दौड़ूंगा ही दौड़ूंगा। सिफारिश अगर बतानी हो तो उस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल देखिए। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट, यानी ये आपको सिफारिश की जा रही है कि आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोज नियमित अभ्यास व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है यू मस्ट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आप निश्चित रूप से अपनी समस्या के बारे में प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, लिखना चाहिए आपको। तो ये सिफारिश व्यक्त करने के लिए होता है। इसी तरीके से एम्फैटिक यानी किसी को अगर हमें जोरदार सलाह देना हो तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट टच द नेकेड इलेक्ट्रिक वायर, कहने का मतलब है कि अगर जोरदार सलाह को हमें किसी को देना हो तो जोरदार सलाह का क्या होता है कि भाई बिजली की नंगी तार को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं जो है ना, इसमें इंफेसिस है एक प्रकार का, आप कभी भी बिजली के नंगे तारों को ना छुएं वरना आपकी जान जा सकती है। दूसरा यू मस्ट नॉट मिस द क्लास,
आपको क्लास नहीं मिस करना चाहिए, वरना आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो ये दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट, मस्ट का प्रयोग। और मस्ट नॉट का प्रयोग हमेशा इम्फैटिक सजेशन में होता है, इम्फैटिक एडवाइस के लिए, प्रोबेबिलिटी या संभावना दिखाने के लिए। जैसे देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन हिज राइटिंग, निश्चित रूप से उसकी लिखावट में कुछ न कुछ त्रुटि रही होगी, तभी नंबर कटा है। अब हमेशा ध्यान रखें कि मस्ट का पास्ट टेंस नहीं होता और मस्ट का फ्यूचर टेंस भी नहीं होता। मे का पास्ट टेंस नहीं होता, मैंने बताया था कि मे का पास्ट टेंस, सॉरी, मे, मैंने बताया था मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, और मस्ट का फ्यूचर या पास्ट टेंस नहीं होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कभी भी मस्ट का फ्यूचर या पास्ट नहीं होता है। आगे हम जानेंगे ought to का प्रयोग क्या होता है। तो हम ought to के प्रयोग को अगर हम देखें तो ought के बाद में to लगता है। ये तो सबसे पहली बात हो गई कि हमें ये जानना चाहिए कि ought के बाद हमेशा to का प्रयोग होता है। और ought का प्रयोग सलाह की अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। और तीसरा है ड्यूटी का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यू ought टू रीड दिस बुक, यानी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। यू ought टू रीड दिस बुक, हम सलाह देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये एज फॉर एग्जाम्पल यू ought टू गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तीसरा ड्यूटी का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब ड्यूटी के प्रयोग में हम इसका अर्थ देखते हैं। वी ought टू ओबे आवर टीचर्स, यानी हमें अपने शिक्षकों का अनुपालन करना चाहिए, यानी शिक्षक के द्वारा कही गई बातों को निश्चित रूप से मानना चाहिए। अब शुड का मतलब अर्थ भी होता है चाहिए, और ought टू का भी अर्थ होता है चाहिए। इन दोनों में ought टू अधिक जोर देने वाला शब्द है, यानी शुड की तुलना में अगर सलाह देने में हमें किसी को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है तो हम यहाँ पर ought to का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक जो है अभी यहाँ पर कंक्लूड हुआ। और ये वीडियो कैसा लगा, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट से, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक विनम्र आग्रह है कि आपका कमेंट और आपका प्रोत्साहन वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगली वीडियो जो भी मुझे बनानी होती है, आपके द्वारा किए गए कमेंट के माध्यम से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, उन सवालों का जवाब देना भी और अगले वीडियो में क्या मैं उसको शामिल कर सकता हूं, इसमें भी मेरी बहुत मदद हो जाती है। और इससे क्या होता है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्र को बताएं ताकि उनके बच्चे भी इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें और इसका लाभ उठा सकें उनके बच्चों के भविष्य में। ये सबों का भविष्य संवारने वाला चैनल है। और आरके मिशन हो, सैनिक स्कूल हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर सारी कंटेंट को बनाई जाती है और अपलोड की जाती है। तो बने रहने के लिए और आप सबों के समर्थन से मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सबों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत जल्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के मैं आने वाला हूं। वो अगली वीडियो होगी फाइनाइट और नन फाइनाइट के बारे में। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के आने वाला हूं। धन्यवाद।